Students, this is hello students. This is CA Karishma Bansal from My Future Academy. Let's start with very interesting history. बहुत लोगों को लगता है यार हिस्ट्री, मेरा ऐसा मानना है हिस्ट्री को अगर एक तरीके से पढ़ाया जाए तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है. स्पेशली तुम सीबी वालों का तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. उसमें पूरी स्टोरीज है जो आप लोगों को पढ़ के थोड़ा मज़ा आएगा. जैसे आप स्टोरी बुक पढ़ते हैं ना, वैसे ही हिस्ट्री है. मैं हमेशा हिस्ट्री को एक स्टोरी के जैसा मानती हूँ. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी फर्स्ट स्टोरी के साथ. फर्स्ट स्टोरी है कुछ फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिलेटेड. ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है? अब अपन लोगों को यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, यहाँ पे अपन को कुछ फॉरेन हिस्ट्रीज के रिलेटेड पढ़ना है. सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन. पहले आप लोगों को पता है ना, राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था. तो उस टाइम क्या होता था ना, लोगों को महाराजाओं के रूल से बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो वो राजा महाराजाओं का रूल हटाने के लिए बहुत लोग क्या करते थे, रिवॉल्यूशंस करते थे. अभी रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन मतलब दंगे करते हैं. दंगे मतलब अब भाई हमको अब ये राजा का रूल नहीं चाहिए, हमको तो इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए. तो ये सब जो दंगे करने के लिए साथ में बहुत सारे लोग आते हैं ना प्रोटेस्ट करने के लिए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं. अब थोड़ा सा चालू करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिलेटेड. 14 जुलाई 1789. 14 जुलाई 1789 पेरिस की बात कर रहे हैं. पेरिस में सब लोग बहुत गुस्से में थे. सब लोग गुस्से में आके इधर उधर जाके हमला कर रहे थे. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ, उनको ऐसा र्यूमर मिला था कि उनका जो किंग है ना, उन्होंने अपने सिटीजन पे ओपन फायर करने का डिक्लेयर कर दिया है. और भी बहुत कुछ हुआ था जो अपन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ये सिर्फ मैं तुमको ऊपर का पार्ट बता रही हूँ. वापस समझते हैं. 14 जुलाई 1789 में पेरिस में लोग इधर उधर भाग रहे थे, इधर उधर प्रोटेस्ट कर रहे थे. उनको ऐसा र्यूमर मिला था कि हमारे किंग ने मारने का ऑर्डर दिया है. तो 7,000 आदमी और वुमेन्स मिलके एक हॉल में पहुंचे और उस हॉल में पहुंच के उन्होंने बहुत दंगे किए. उसके बाद बहुत सारे सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल एक जगह गए जहां उस जगह का नाम था, एक प्रिजन थी. वो जो जगह क्या थी, प्रिजन मतलब एक जेल. और वो जेल थी बेस्टील की. किसकी थी? बेस्टील की. अब बेस्टील की जेल में क्या था ना, ये बेस्टील की जेल डिस्ट्रॉय करने क्यों पहुंचे? बेस्टील की जो जेल थी ना, वो अपने जो किंग था ना, उसकी पावर शो करती थी. उस किंग को जो भी इंसान पसंद नहीं आता था ना, उसको इस जेल में डाल दिया जाता था. तो ये लोगों ने क्या किया, ये लोग मिले, ये लोगों ने बोला ये जो किंग की ये जो जेल है ना, उसी को खत्म कर देते हैं. तो सब लोगों ने क्या किया, ये बेस्टील की जेल को अटैक किया. वहाँ का जो कमांडर था ना जेल का, उसको मार दिया. और वहाँ के जो कैदी थे, ऐसे तो 7-8 कैदी थे उसके अंदर, उनको क्या कर दिया, उनको रिहा कर दिया. मतलब उन लोगों को फ्री करवा दिया गया. आगे रिवॉल्यूशन मतलब मैंने तुम लोगों को समझाया. एक बार जस्ट मैं रीड कर लेती हूँ, तुम लोग साथ साथ में देखते जाना. On 14 July 1789, the city of Paris was in state of alarm. मतलब बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ था. Rumors spread that king would open fire on the citizens of 7,000 men and women gathered in the front of town hall. ऐसा बोला जा रहा था कि किंग इन लोगों को क्या करने वाला है, मारने वाला है. किंग क्यों मारने वाला था, किंग को किस बात पे गुस्सा आया हुआ था, ये सब अपन लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं. आगे बहुत सारे लोग एक जगह जा रहे थे. कहाँ जा रहे थे? वो लोग जा रहे थे एक प्रिजन का नाम था क्या, बेस्टील. बेस्टील में जाके वो लोग क्या करना चाह रहे थे, बेस्टील में जाके उन लोगों को आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए थे. आर्म्स एंड एम्यूनिशन मतलब उनको वहाँ से हथियार चाहिए थे. और वहाँ पे उन्होंने कमांडर को मार के बहुत सारे प्रिजन को क्या कर दिया, छुड़वा दिया. ठीक है, इतना समझ आया. अब ये सब हुआ क्यों, ये सब होने का कारण क्या, और ये सब किस तरह से हुआ, चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं. फ्लैशबैक की कहानी चालू करते हैं इस किंग के बारे में जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ. 1774 की बात है. कब की बात है? 1774. अपना रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1789. अपन कभी फ्लैशबैक में इसलिए कहाँ से चालू करें, 1774. 1774 एक किंग था जिसका नाम था लुइस 16. उस किंग का नाम क्या था? लुइस 16. लुइस 16 को सॉरी स्टूडेंट, एक कॉल आ गया था. चलिए आगे. मैंने क्या बोला कि 1774 में लुइस 17 को, जो ये लुइस 17 किसका था, ये लुइस 17 बॉनबॉन फैमिली से बिलोंग करता था. वो जब 20 साल का था तब उसको क्या बना दिया गया था, किंग बना दिया गया था फ्रांस का. उसकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से हुई थी जिनका नाम था मैरी एंटोनी. क्या नाम था? मैरी एंटोनी.
ठीक है। उसके बाद अपॉन हिज असेशन ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। जब उसने फ्रांस का जो बोलते हैं ना कारोबार संभाला, तब उसको रियलाइज हुआ कि उनकी जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी मतलब पैसा, वो खत्म हो चुका है। यार फ्रांस इतनी बड़ी कंट्री, इतने सारे राजा महाराजा, वहां का पैसा इतना जल्दी खत्म कैसे हुआ? उसके ये 5 कारण हैं। क्या 5 कारण हैं? चलिए, फ्रांस में क्या है ना, फ्रांस में बहुत ज़्यादा वॉर्स हुए थे। अब उस वॉर को जीतने के लिए आपको आपका बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो पहला रीज़न फ्रांस का पैसा ख़त्म हो गया उसका क्या था? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स। वॉर्स इतने लंबे चौड़े चलते थे, तो उसके लिए आपको बोलते हैं ना अपने सोल्जर्स को हथियार देना, उन लोगों को खाना पीना देना, वो सब में आप लोगों का टाइम निकल जाता था, पैसा निकल जाता था। तो इस वजह से पहला रीज़न पैसा ख़त्म होने का क्या था? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स। मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्सिली। अब वर्सिली एक जगह थी, वहां पे एक बहुत बड़ा पैलेस था। उस पैलेस को मेंटेन करने का खर्चा इतना ज्यादा था कि आपका कुछ पैसा उसमें लग जाता था। तो सेकंड रीजन पैसा खत्म होने का क्या था? मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्सिली। थर्ड, ये जो फ्रांस है ना, फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को, मतलब 13 अमेरिका के कुछ स्टेट्स को क्या किया था? छुटकारा दिलवाया था। किससे? ब्रिटिश से। तो उसमें भी उन लोगों ने लड़ाइयाँ की। लड़ाइयाँ करने की वजह से भी उन लोगों को वहां पे भी क्या हो गया? पैसों का नुकसान हो गया। उनको वहां पे 2 बिलियन लिवरेज का नुकसान हुआ। ये लिवरेज क्या है? लिवरेज जैसे अपनी करेंसी पैसा है ना, उनकी करेंसी लिवरेज है। ठीक है। आगे, लैंडर हु गेव स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जिन्होंने अपने फ्रांस को लोन और दे रखे थे, पहले वो इंटरेस्ट कम चार्ज कर रहे थे, बट अब उनको पता चल रहा था कि फ्रांस की हालत खराब है, तो उन लोगों ने भी अब कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर दिया? 10% इंटरेस्ट चार्ज करना चालू किया। तो इंटरेस्ट पे करने में भी उन लोगों का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था। उसके बाद जो रेगुलर एक्सपेंस होते हैं एक कंट्री को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसकी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट चलाने के लिए, स्कूल्स चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज चलाने के लिए भी बहुत सारे खर्चे लगते हैं। तो उस वजह से भी उनका पैसा क्या हो रहा था? खत्म हो रहा था। तो लुइस 16 ने क्या बोला? लुइस 16 बोला कि मैं तो क्या कर रहा हूँ? टैक्सेस बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। पर टैक्सेस बढ़ाने से भी उनके पास ज्यादा पैसे नहीं आए। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस है ना, फ्रांस 3 एस्टेट मतलब 3 ग्रुप में डिवाइडेड था। पहला ग्रुप था, मैं तुम लोगों को समझाऊंगी, 3 ग्रुप में डिवाइडेड था। तो उसमें से सिर्फ एक ही ग्रुप ऐसा था जो क्या पे करता था? टैक्स पे करता था। उसके अलावा कोई भी ग्रुप टैक्स पे करता ही नहीं था। तो इतना ज्यादा पैसा तो आएगा ही नहीं। इस वजह से अभी भी उन लोगों की जो पैसों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाई थी। अब अपन आते हैं कि अपना फ्रांस किस तरह से डिवाइडेड था। फ्रांस के अंदर 3 पार्ट थे। एक था फर्स्ट एस्टेट, एक था सेकंड एस्टेट, एक था थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्जी लोग। ये क्लर्जी लोग कौन होते हैं? ये जो चर्च में जो अपने फादर होते हैं ना, वो क्लर्जी लोग आते हैं यहाँ पे। उस टाइम पे ये फादर जो चर्च के जो ये लोग होते थे ना, उनको बहुत ज्यादा पावर्स दी जाती थी। सेकेंड एस्टेट में कौन आते हैं? नोबेलिटी। नोबेलिटी मतलब किंग के रिलेटेड, मतलब जो बोलते हैं ना राजा महाराजों के खानदान वाले लोग होते हैं ना, वो लोग आते हैं सेकेंड एस्टेट में। थर्ड एस्टेट में कौन आता है? थर्ड एस्टेट में ये बिजनेसमैन, मिडिल क्लास लोग, फार्मर्स, ये सारे लोग, बच्चे कुछ सारे लोग किसमें आते हैं? थर्ड एस्टेट में। तो सारे के सारे टैक्सेस कौन पे कर रहा था? सारे के सारे टैक्सेस सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट वाले पे कर रहे थे। Peasants made up to 90% of the population. Only few of them owned their own land and 60% land was owned by nobles, church and other rich classes. ऐसा बोल रहे हैं, अपने पूरी फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी ना, उसमें से 90% तो क्या थे? फार्मर्स ही थे। और वो 90% फार्मर में सबके पास लैंड नहीं थी। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 40% के पास लैंड थी। 60% के पास तो लैंड थी ही नहीं। 60% किसके पास थी? 60% बचे कुछ क्लर्जी नोबेलिटी वालों के पास थी। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? क्लर्जी और नोबेलिटी को एक तो थर्ड एस्टेट वाले को टैक्स भी पे करना पड़ता था। मोर ओवर जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो प्रेफरेंसेस होते हैं, वो भी किसको मिलते थे? फर्स्ट और सेकंड वाले को मिलते थे। थर्ड वाले को कोई भी प्रिविलेजेस नहीं थे। उनको क्या प्रिविलेजेस मिलते थे? एक तो उनको कोई टैक्स वैक्स नहीं भरना पड़ता था। दूसरा, वो लोग फ्यूडल प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। ये फ्यूडल प्रिविलेजेस मतलब, फ्यूडल मतलब वो लोग थर्ड एस्टेट वाले को फोर्स कर सकते हैं काम करने के लिए। वो लोग थर्ड एस्टेट वाले को फोर्स कर सकते हैं काम करने के लिए। इसको बोलते हैं फ्यूडल प्रिविलेजेस। ठीक है, आगे, जैसे ये स्टेट वाले तो इन लोगों पे टैक्स लगाते ही थे, पर उसके अलावा ये जो है ना चर्च वाले है ना, ये लोग भी है ना फार्मर्स के ऊपर टैक्स लगाते थे और उसको बोलते थे तिथीस। क्या बोलते थे? तिथीस। क्या बोलते थे? तिथीस। ठीक है, आगे, और दूसरे डायरेक्ट टैक्सेस जैसे थेल और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उनके ऊपर लगाए जाते थे। तो 3 टैक्स हो गए। डायरेक्ट टैक्स जिसका नाम था थेल, इनडायरेक्ट टैक्स
जो अपन को नहीं पता, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। और एक चर्च का टैक्स कौन सा है? तिथीस। कौन सा है? तिथीस। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? एक बार वापस मैं समझा देती हूँ। वाई वाला तो पार्ट समझ आ ही गया होगा। उसके बाद मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ, फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी। 3 एस्टेट में फर्स्ट था क्लर्जी, सेकंड था नोबेलिटी, थर्ड था बिजनेसमैन और ये सब। सारे जो टैक्सेस होते थे वो थर्ड एस्टेट वाले को पे करने पड़ते थे। थर्ड एस्टेट में फार्मर लोग आते थे जिनके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती थी। 60% प्रॉपर्टी किसके पास थी? क्लर्जी और नोबेलिटी के वालों के पास। मोर ओवर क्लर्जी और नोबेलिटी को और भी प्रिविलेजेस थे, जैसे कि उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करने पड़ते थे और वो लोग फ्यूडल प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। और चर्च वाले पीसेंट्स पे अलग से टैक्स लगाते थे जिसका नाम था तेथीस, और उन लोगों को डायरेक्ट टैक्स भरना पड़ता था जिसका नाम था थेल्स और थैली एंड बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उन लोगों को भरने पड़ते थे। ओके, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। हुआ क्या, धीरे धीरे फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले उनकी पॉपुलेशन 22-23 मिलियन थी, वो बढ़ के 28 मिलियन हो गई। अब एक बात समझो, अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। अगर फूड रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो आपको फूड का प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। हुआ क्या, पॉपुलेशन बढ़ गई, फूड की डिमांड बढ़ गई, पर फूड का सप्लाई इतना नहीं बढ़ा, मतलब फूड इतना अवेलेबल नहीं था। तो उस वजह से ब्रेड की प्राइसेस क्या हो गई? बहुत ज़्यादा हाई हो गई। और उस टाइम जैसे अपने यहाँ पे चावल और ये सब बेसिक बोलते हैं ना खाने की चीज़ है ना, वहाँ पे ब्रेड वॉज कॉमन थिंग, मतलब वो लोग डेली अपनी स्टेपल डाइट, मतलब वो लोग रेगुलर बेसिस पे खाते थे। तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई नहीं था। इसका एक एग्जाम्पल अपन अभी देख लेते हैं। जैसे जब कोरोना आया, जब लॉकडाउन हुआ, तो सब्जी वाले 30 की जगह 50-50 रुपए लेने लगे। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि उन लोगों की डिमांड बहुत आ रही थी, लोग डिमांड बहुत कर रहे थे और बोलते ना सब्जी इतनी अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए उन लोगों ने क्या कर दिया? प्राइजेस बढ़ा दिए। तो यही कुछ हुआ तुम्हारे फ्रांस में भी। एक बार रीड कर लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। This led to rapid increase in food grains production. This increase to rapid increase in demand of food grain production cannot pace with the demand. Price of bread, which was staple diet, rose rapidly. Most workers worked at the factory and owner did not rise wages with rising price. क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करते थे। अब यहाँ पे ब्रेड की प्राइसेस बढ़ गई, पर उन लोगों के वेजेस, मतलब उन लोगों की सैलरी बढ़ी ही नहीं। एक बात समझो, अगर खाना महंगा हो रहा है और सामने मेरी सैलरी बढ़ ही नहीं रही तो मेरे लिए खर्चा निकालना घर का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे फ्रांस के वर्कर्स के साथ हो रहा था। Things become worse when drought और hail reduce the harvest. एक तो तुम्हारी महंगाई बढ़ रही है वो अलग, मोर ओवर वहाँ पे क्या आ गया? ड्रॉट और आ गया। ड्रॉट के वजह से तुम लोगों का जो हार्वेस्ट था, तुम्हारे क्रॉप थे वो और डैमेज हो गए। तो उस वजह से उस टाइम पे तुम्हारे प्राइसेस क्या हो गए? एकदम शूट अप हो गए और तुम्हारी इकोनॉमी क्या हो गई? एकदम लो पे आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। ग्रोइंग मिडिल क्लास। पीसेंट्स और वर्कर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर उनके पास इतना नॉलेज नहीं था कि किस तरह से प्रोटेस्ट करना है। 18th सेंचुरी के बाद एक नई टाइप की क्लास इमर्ज होने चालू हुई। उस नए टाइप की क्लास में कौन लोग आते थे? एजुकेटेड लोग, बिजनेसमैन लोग आते थे। तो उन लोगों के दिमाग में आया कि यार ये मोनार्की वाले के पास इतना पावर कहाँ से है? हमको ये मोनार्की को इतना पावर नहीं देना, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे और हम लोगों को हमारे फ्रांस को क्या दिलवानी है? इंडिपेंडेंस दिलवानी है। तो उन लोगों ने खुद का एक ग्रुप बनाना चालू किया और लोगों को प्रोत्साहित करना चालू किया कि यार प्रोटेस्ट करो, ये मोनार्की हटाइए और अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री एस्टैब्लिश करिए। तो इन लोगों ने किस तरह से किया, चलो रीड करते हैं। In 18th century, new social group termed as middle class who earned their wealth through export, overseas trade, and from manufacturing of goods such as woolen, silk, textile. They include lawyers, administration official. 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप जिसको हम मिडिल क्लास बोलेंगे वो इमर्ज होना चालू हुआ। उनका मेन काम क्या था? वो लोग है ना एक्सपोर्ट का काम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे। मोर ओवर इसके अंदर और कौन आते थे? लॉयर लोग, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो सब इसके अंदर आते थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth but on merit. ये लोग सब educated लोग थे। ये लोग बोले यार
अपने पूरी है ना ये सोसाइटी में किसी को भी है ना बर्थ राइट नहीं मिलना चाहिए कि भाई तू राजा का बेटा है तो तुझे इतना राइट मिलेगा, तू गरीब का बेटा है तो तुझे कोई राइट नहीं मिलेगा। वो ऐसा मानते थे कि सबको अपने मेरिट, मतलब सबको अपने जो वो कर्म कर रहे हैं, मतलब जो उतना जितना वो हार्डवर्क कर रहे हैं उसके बेसिस पे उन लोगों को राइट्स मिलने चाहिए। आगे, दिस आइडिया ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी, law and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke, जेम्स जैक रोसिक्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़े से अलग नाम है, टंग थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। तो देखो, एक तो जॉन लॉके और एक जीन जैक्यूज रोसिक्यू। ये देखो, ये दो जो फिलोसोफर थे ना, उन्होंने लोगों के दिमाग में चालू किया कि भाई यार गवर्नमेंट इस तरह से नहीं चलती है। तो लॉकी ने क्या किया, लॉकी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसने बोला कि यहाँ पे जो मोनार्की है ना उसके पास इतना पावर नहीं होना चाहिए, मोनार्की की पावर क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। द टू ट्रीटीज of government, Locke sought to refine the doctrine of divine and absolute right of the monarch। उन्होंने बोला कि यार ये जो है ना सबके पास है ना इक्वल राइट होने चाहिए, और जो मोनार्की के पास इतना राइट है ना वो थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। रोसिक्यू कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये रोसिक्यू ने क्या किया, रोसिक्यू ने जो ये लॉकी का आइडिया था ना उसको और आगे बढ़ाया, और उसने बोला कि कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब पब्लिक अपनी गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करे, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। आगे उसके बाद एक और बुक लिखी गई, स्पिरिट ऑफ लॉस, जो किसने लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला, मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें 3 लेयर होने चाहिए। 3 लेयर कौन से जो अपन के होते हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव लेयर, एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशरी। वापस अपन पढ़ते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें अपना पावर्स 3 लोगों में डिवाइड हो जाए, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशरी। उसके बाद धीरे धीरे ये फिलोसोफर के जो आइडिया थे ना वो पूरे फ्रांस में फैलने लगे। लोग जब कॉफी पे मिलते थे इन लोगों के आइडियाज को डिस्कस करते थे, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, ये आइडिया सब जगह फैलने लगे। धीरे धीरे लोगों को रियलाइज होने लगा यार सही बात है, मोनार्की अगर हम चाहे, अगर हम सब मिल जाए तो हम मोनार्की को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन ने सिर्फ क्या देखा, यहाँ पे अपन ने सिर्फ ये देखा कि भाई फ्रांस में क्या हो रहा था, फ्रांस का पैसा कैसे खत्म हुआ, फ्रांस में कितने एस्टेट्स है, उसके बाद उन लोगों ने किस तरह से स्ट्रगल किया सरवाइव करने के लिए, इकोनॉमी कितनी डाउन चली गई, प्राइसेस कितने हाई चले गए। उसके बाद एक नया ग्रुप आया, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ने किस तरह से लोगों की थिंकिंग में चेंजेस लाए कि उनको रियलाइज करवाया कि मोनार्की को हटा के अपन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लानी चाहिए। अपन ने फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ये पार्ट पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स,